खूबसूरत चेहरे रोते हुए ही दिखाई देते हैं। अल्लाह तो बड़ा फयाज है, फिर हुस्न को हमेशा बदनसीबी का काला टीका क्यों लगा देता है? हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं, ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है। दादी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने साफ साफ बात किया करो। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैं किसी आशिक को नहीं जानती। गुलाम ये सुनकर एक लम्हे के लिए मायूस हो जाता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। इतने में खुर्शीद आगे बढ़ती है और गुलाम की बात सुनकर इसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, तुम आशिक साहब को जानते हो? वो तुम्हें कहाँ मिले थे? गुलाम आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत बयान करता है कि आशिक साहब कुछ अरसा मेरे पास रहे थे। वो बहुत कमज़ोर और बीमार थे। मैंने उनकी खिदमत की और उन्हें संभाला। मैं समझता था कि शायद दाजी को उनके बारे में सब मालूम होगा, क्योंकि वो कई सालों से हमारी ज़िंदगी के करीब रहे हैं। मगर दाजी ने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। ये कहते हुए गुलाम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खौर्शीद गुलाम को सलाम करती है और रोते हुए कहती है, मुझे आशिक साहब के पास ले चलो। मैं एक बार उनका चेहरा देखना चाहती हूँ। गुलाम खौर्शीद को अपने घर ले आता है। घर पहुँचते ही खौर्शीद की नज़र सुंदरी पर पड़ती है। वो दौड़कर सुंदरी को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नाजू दोनों को तसल्ली देती है और कहती है, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद गुलाम आशिक साहब की तस्वीर लेकर वापस आता है। तस्वीर देखकर खुर्शीद और दाजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दाजी गुलाम के बाजू पकड़कर घबराए हुए अंदाज में कहती है, सुंदरी को यहाँ से फौरन कहीं दूर ले जाओ। अगर साजी या साहब जान को सुंदरी के बारे में मालूम हो गया तो वो उसे जिंदा ज़मीन में दफन